Hello guys, welcome to the channel of Career Quest and I welcome you all to today's video of Indian Express Analysis। तो आज की वीडियो में हम दिल्ली एडिशन इंडियन एक्सप्रेस का 6 दिसंबर का एडिशन जो है उसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आज मंडे है, सो एज़ यूजुअल मंडे को जो न्यूज़पेपर होता है डज नॉट कैरी मच ऑफ द न्यूज़, बट फिर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं तो वो डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है उसमें है कि इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन की जो है एक मीटिंग हुई थी और उसमें जो है एक नया प्रपोजल निकल के आया है। तो उसी के रिलेटेड एक नई न्यूज़ आई है कि बैंकर्स ने ये प्रपोज किया है कि आप जो है एक नया बैड बैंक बनाइए फॉर फार्म लोन्स। अब ये बैड बैंक क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस बैड बैंक? ठीक है, सो बैड बैंक इज नथिंग बट ये कॉमन जो है ना टर्मिनोलॉजी है यूज्ड फॉर एआरसीज। एआरसीज क्या होती हैं? आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, कुछ जगह पे आप कॉरपोरेशंस भी लिखे देख सकते हैं। ठीक है, सो वट एवर वे यू वांट टू से। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी इंडिया के लीडिंग बैंक्स हैं ना, उन्होंने गवर्नमेंट से ये गुजारिश की है कि आप एक अलग से डेडिकेटेड एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाइए जो कि डेडिकेटेडली डील करेगी किन से? जो एनपीएस हो चुके हैं फार्म लोन्स। कौन से लोन्स? फार्म लोन्स। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि देखिए जब भी इलेक्शंस आते हैं ना, खासकर कोई स्टेट इलेक्शंस आते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे ना एक ट्रेंड चल पड़ा है सडनली 2010 ऑनवर्ड्स कि इलेक्शंस नज़दीक आते ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि अगर हमारे इलेक्शन में हमें वोट करते हो और हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम जितने भी फार्म लोन्स हैं ना, ठीक है, वो वेव ऑफ कर देंगे। अब लोन्स जो हैं वो आप सबको पता है बैंक्स देते हैं, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल लोन्स होते हैं और ये बैंक्स जो हैं इन पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं, जिसको एक जो भी लोन ले रहा है उसको वापस करना होता है। अब इससे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट आके कहती है कि आपको लोन वापस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे माफ़ कर देंगे, तो उससे इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ने वो लोन छोड़ दिया है। बैंक वो लोन नहीं छोड़ता है, बट द थिंग इज कि गवर्नमेंट जो है वो सारा का सारा पैसा जो है बियर करती है और बैंक को वो पैसा रीपे करती है। तो ऑल दो बैंक को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बट अगेन एज यू नो द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली डीलिंग विद द बैंक, तो वहाँ पे बैंक को कहीं ना कहीं जो है ना चाहते हुए भी अपने एसेट्स के साथ कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और वहां से बैंक की जो है ना बैलेंस शीट खराब हो जाती है। क्या खराब हो जाती है? बैलेंस शीट। अब आपको ये भी पता होगा कि जो बैंक में फार्म लोन्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं, पीएसएल। अब जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं दे विल बी वेरी मच अवेयर कि पीएसएल क्या होती है। जो नहीं अवेयर उनके लिए बता देता हूँ कि आरबीआई ने एक सर्टेन परसेंटेज जो है ना वो ईयरमार्क की हुई है। ईयरमार्क मतलब साइड पे अलग से बता रखी है कि अगर आप जैसे सपोज करिए आप 100 करोड़ के लोन दे रहे हैं तो उसमें से कुछ करोड़ के लोन जो है ना डेडिकेटेडली आपने जो है फार्मिंग सेक्टर के में ही देने हैं। उस अमाउंट से उस अमाउंट से कम आप फार्मिंग सेक्टर में लोन नहीं दे सकते। उससे ज़्यादा दे सकते हो, उससे कम नहीं दे सकते। और ऐसा भी नहीं है कि फार्मिंग सेक्टर को लोन ही नहीं देना है, आपको देना पड़ेगा। तो जितने भी बैंक आरबीआई के अंडर आते हैं तो सबको सब जो है ना ये पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इसके इस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड कर दिया गया है ऑफ लेट और इसमें एमएसएमई सेक्टर भी आता है। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स विच आर कम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इनको प्रायोरिटी मिलती है। इनके लिए डेडिकेटेड अगर बैंक ने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन्स देने हैं उनमें से पर्टिकुलरली एक परसेंटेज फिक्स कर ली जाती है कि इतना जो है इन पर्टिकुलर प्रायोरिटी सेक्टर्स को ही जाएगा। तो इसे बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो अब बैंक को लोन भी देने पड़ेंगे फार्म्स को। अब उससे क्या हो रहा है कि जब गवर्नमेंट आके ये बात बोलती है या कोई भी पॉलिटिशियंस आके ये बात बोलते हैं कि हम आपका लोन माफ कर देंगे, तो उससे क्या हो, उससे एक ना एक फिस्कल इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। ठीक है, क्या क्रिएट होता है? फिस्कल इनडिसिप्लिन। तो इससे क्या होता है कि जैसे तो इससे क्या होता है कि बेसिकली जैसे कि जब भी कोई जो है लोन लेता है, स्पेशली फार्मिंग सेक्टर में कोई लोन लेता है, लेट्स से सम फार्मर हैज बॉट अ लोन, तो वो रीपे नहीं करता। तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं जो जेन्युइन होते हैं। कई बार क्या हुआ है, ड्रॉट हो गया, ठीक है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई,
जैसे अभी उड़ीसा में हुई है, ठीक है, वहाँ पे साइक्लोन जावद आ गया तो वहाँ पे जो राइस की क्रॉप थी वो फेल हो गई। तो अब इन दैट केस जो भी फार्मर्स ने लोन लिया हुआ था वो रीपे कैसे करेंगे जब उनकी क्रॉप खराब हो गई या बिकी ही नहीं, या उन्हें प्री हार्वेस्ट करके सस्ते रेटों पे बेचनी पड़ी जिससे उनको लॉस हुआ है। इन दैट केस दे कैन नॉट। अब इन दैट केस अगर गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है तो दैट इज गुड थिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प कैसे करती है, तो आपको याद होगा फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है एक चल रही है कि आप क्रॉप इंश्योरेंस करवा लीजिए कि अगर कल को ऐसा कोई ड्रॉट या नेचुरल कैलेमिटी आती है तो इंश्योरेंस का पैसा जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं, और उस इंश्योरेंस के पैसे से अगर आपका कोई डेट है तो डेट को रीपे कर देंगे, और जो भी आपका खर्चा हुआ है वो बेसिकली आप खर्चा निकाल लेंगे, तो आप टोटल लॉस में नहीं जाएंगे, आप डेट में नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरा जो रीजन होता है वो होता है एक विलफुल डिफॉल्ट का। ठीक है, विलफुल डिफॉल्ट का। तो ये विलफुल डिफॉल्ट जो है ना ये ज्यादा बड़ी एक परेशानी है, क्योंकि जब जैसे आपको पता है कि अब हर 5 साल में इलेक्शन होने ही होने हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टेट के एक पर्टिकुलर फार्मर ने लोन लिया और उसे पता है कि मैं समहाउ 5 साल तक किसी तरह निकाल लूं, 5वें साल जब इलेक्शन होंगे तो कोई ना कोई गवर्नमेंट आके जो है इसे वेव ऑफ कर ही देगा। क्या कर देगा? वेव ऑफ कर देगा। तो इन दैट केस वो रीपे नहीं करता है, तो उससे एक फिस्कल इनडिसिप्लिन जिसकी मैंने यहाँ पे बात की है वो क्रिएट होता है। इसके लिए हमारे एक बड़े फेमस आरबीआई के गवर्नर थे मिस्टर रघुराम राजन, उन्होंने भी कहा था कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये जो पॉपुलिस्ट मेजर हैं, ये इस फिस्कल इनडिसिप्लिन को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में जो ये इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है इसने कहा है कि आप एक डेडिकेटेड एआरसी बनाइए जिसको ये सारे एनपीएस, एनपीएस क्या होते हैं जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑलराइट, अब ये एसेट्स क्या होते हैं? बैंक के लिए लोन जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं। ठीक है, और जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं, सॉरी डिपॉजिट्स, वो एक लायबिलिटी होते हैं। क्यों लायबिलिटी होते हैं? क्योंकि जबकि डिपॉजिट्स में तो बैंक के पास पैसा आ रहा है और लोन्स में बैंक से पैसा जा रहा है, बिकॉज डिपॉजिट्स पे आपको बैंक इंटरेस्ट देता है और लोन पे आपसे इंटरेस्ट लेता है। दैट इज़ वाई लोन से बैंक को कमाई होती है और डिपॉजिट से बैंक जो है वो थोड़ा अपना पैसा उसे शेयर करना पड़ता है। सो दिस दैट इज़ वाई अ लोन और लेंडिंग इज एन एसेट फॉर बैंक। तो वो लोन से जब ईएमआईज आनी बंद हो जाती हैं फॉर 90 स्ट्रेट डेज, देन इट इज क्लासिफाइड एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पे बात की गई है एआरसी की। ये आइडिया सडनली नहीं आया है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको पता होगा गवर्नमेंट ने एक NARCL जो है ये अभी कुछ ही टाइम पहले जो है लॉन्च कर दी है। अब इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है जो आपको इसी जो है चैनल की करंट बर्निंग इश्यूज वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऑल्दो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर भी कर दूंगा। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां जो कॉरपोरेशंस होती हैं ये कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ये NARCL जो है ये बना चुकी है गवर्नमेंट, और इसके लिए ₹30,000 करोड़ की जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी कर दी है। तो इसीलिए यहाँ पे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने कहा है कि आप जो है ये एआरसी एक डेडिकेटेड बना लीजिए जो फार्मिंग सेक्टर से डील करेगी। तो अब अगर आज के टाइम में, जब अभी तो एआरसी है नहीं, ठीक है, अभी तो एआरसी है नहीं, तो अभी के टाइम में फार्मिंग सेक्टर से कैसे डील किया जाता है? तो ऐसे में अभी क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट अंडर शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें स्टेट लिस्ट में ये आता है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर जितने भी लॉज हैं वो स्टेट बनाएगी। तो ऐसे ही जब एग्रीकल्चर लोन्स एनपीए हो जाते हैं तो उनकी रिकवरी के लिए स्टेट लॉज जो हैं वो चलते हैं। क्या चलते हैं? स्टेट लॉज। और ये वेरी करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट कि हर स्टेट में क्या लॉ है और उसकी क्या प्रोविजन है। ऑलराइट, और खासकर उन उन उनके लिए ये बहुत मतलब जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं लॉज, जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो होती है ना,
जिस लैंड पे खेती की जाती है या फार्मिंग लैंड अगर मैं कह दूं, तो उस लैंड को ही एज अ कोलैटरल रखा जाता है। तो वहाँ पे थोड़ी बात सेंटिमेंटल भी हो जाती है और थोड़ी पॉलिटिकल भी हो जाती है, थोड़ी तो नहीं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल भी हो जाती है। सो दैट इज़ वाई ये बहुत ही जिसको बोलते हैं ना एक माइन फील्ड है। अगर गलत पैर रखा तो ये पूरा का पूरा इशू जो है एक्सप्लोड कर जाता है। सो दैट इज वाई बैंक्स हैव सजेस्टेड कि लेट्स हैव एन एआरसी डेडिकेटेड फॉर फार्मिंग सेक्टर। ठीक है। सो क्योंकि अगर हम देखें 2014 ऑनवर्ड्स, अगर हम देखें तो 11 स्टेट्स जो हैं ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम फार्म लोन जो हैं वो वेव ऑफ कर देंगे, और 11 स्टेट्स ने ऐसा किया है। क्लियर। तो अब आगे मैं बात करूं तो इसको फिर टैकल करने के लिए क्या सेंटर ने कुछ नहीं, कोई कदम नहीं उठाए हैं। देखिए सेंटर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है, बिकॉज अगर कभी फिजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसका नुकसान जो है पूरे कंट्री को एज अ होल मिलता है, चाहे वो किसी एक इंडिविजुअल की वजह से हो, किसी एक सेक्टर की वजह से हो, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो। अगर इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ होती है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी सफ़र करती है। तो गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो बनाया है लास्ट ईयर 2020 में। तो इसके अंडर उन्होंने स्टेट्स को जो है 12,000 करोड़ की ग्रांट एक दी है। कितनी? 12,000 करोड़ की। तो इन 12,000 करोड़ से उन्होंने कहा है कि आप फार्मर्स को जो है एक लोन्स प्रोवाइड कीजिए ताकि वो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर सके, और ये जो लोन होगा ये सब्सिडाइज होगा। ठीक है। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा उसका 3% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, वो 3% सब्सिडी होगी फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, 3% की सब्सिडी फॉर 7 ईयर्स। ठीक है। और जो लोन गारंटी होगी वो अप टू 2 करोड़ जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की है कि अगर आप सही टाइम पे अपनी जो है इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भर रहे हैं तो आपको एक बेनिफिट मिले। सो दैट इज़ वाई इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन कह रही है कि आप एक एआरसी बना लीजिए, जिससे ये मुद्दा पॉलिटिकली माइनफील्ड भी नहीं रहेगा एंड यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, और जो हमारी इकोनॉमी है वो भी सेफ साइड पे रहेगी। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली उस आ रही है जैसलमेर से। अब जैसलमेर में आपको पता है बीएसएफ का 57th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। किसका? बीएसएफ का रेजिंग डे। रेजिंग डे मतलब कि जिस दिन इस पर्टिकुलर जो है फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो ये रेजिंग डे था कौन सा? 57th। तो ये सेलिब्रेट कहाँ पे हुआ? जैसलमेर में। चीफ गेस्ट कौन थे? ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, MHA लिख रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिस्टर अमित शाह। ठीक है। तो अमित शाह जी ने इस चीफ गेस्ट इस फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट पार्ट लिया। अब मैं ये आपको बता दूं कि ये फंक्शन चाहे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट हुआ है, पर बीएसएफ का जो रेजिंग डे है वो 1 दिसंबर होता है। 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ को रेज किया गया था। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसी रेजिंग डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम के दौरान जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे एनुअल, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया में आप बहुत जल्द जो है देखेंगे कि इंडिजिनसली बिल्ट एक एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जाएगा। अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी, ये क्या है? तो बेसिकली अब आप देख रहे होंगे कि इसी साल में जम्मू का जो एयर बेस है इंडियन एयरफोर्स का, उस पर ड्रोन के थ्रू जो है अटैक किया गया था। इसके अलावा स्टेट ऑफ पंजाब में भी आप देख रहे होंगे ड्रोन्स के थ्रू बहुत सारे ड्रग्स और वेपन्स जो हैं वो ड्रॉप किए जा रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ड्रोन्स का सबसे बड़ा खतरा जो है यही हो गया है कि पहली बात तो ये रेडार पे जल्दी जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि लो फ्लाई करते हैं, तो रेडार के डिटेक्शन से बच जाते हैं। दूसरी बात, जितनी बड़ी हमारी हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है, हर एक इंच पे नज़र रखना फिजिकली पॉसिबल अभी के टाइम में नहीं है, क्योंकि ऑल्दो कोशिश यही की जाती है कि हर एक इंच पे जो है नज़र रखी जाए, इसीलिए पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं, वो अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर जो है और फेंसिंग जो है वॉक करती हैं। किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स दे कीप ऑन वॉकिंग, हर एक चीज़ को चेक किया जाता है, देयर आर प्रॉपर एसओपीज एंड ड्रिल्स दैट आर कंडक्टेड, बट फिर भी अगेन देयर इज ऑलवेज अ लकूना। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने कहा है कि बीएसएफ, एनएसजी और डीआरडीओ मिलके जो है एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप आराम से जो है ड्रोन्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। अब ड्रोन डिटेक्शन तो होएगी रेडार से, ठीक है। अब और दूसरी बात, उनकी जो किलिंग होती है वो दो तरीके की होती है। किलिंग इन द सेंस की न्यूट्रलाइज करना, एक होता है सॉफ्ट किल, ठीक है, और दूसरा होता है हार्ड किल। अब सॉफ्ट किल कौन सा होता है, ऑल्दो इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ड्रोन डिटेक्शन पे, उसका भी लिंक मैं उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको फटाफट बता दूं कि सॉफ्ट किल होता है जब आप उस पर जो है ईएम वेव्स छोड़ते हैं, ठीक है, एक बहुत हैवी ईएम वेव्स छोड़ते हैं, जिसके बाद उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो फेल हो जाते हैं और वो जो है वहीं पे डेड हो जाता है, उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है, उसके अंदर के जो सर्किटरी होती है वो डेड हो जाती है, और उसके बाद वो वहीं पे डेड वेट बन के नीचे गिर जाता है, उसे बोलते हैं सॉफ्ट किल। हार्ड किल क्या होता है कि आपने कोई वेपन लिया, ठीक है, और प्रॉपर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने वेपन से प्रॉपर, या तो आपने उसे एक बड़ी स्नाइपर राइफल से शूट डाउन कर दिया, या आपने कोई स्मॉल जो है रॉकेट लॉन्चर या आरपीजी लेके उसे शूट डाउन कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हार्ड किल। तो क्या अभी तक इंडिया के पास कोई एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है? तो अगर आप इफ र्यूमर्स की माने तो इंडिया के पास एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो 2019 से वर्किंग है, ठीक है, बट अगेन ये सिर्फ एक र्यूमर्स है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि इस बात की हुई है कि डीआरडीओ एक डेवलप कर रही है और इंडिजिनसली डेवलप कर रही है। तो फिर अब आज के टाइम पे ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, अगर मैं इंडियन ऑप्शंस की बात करूं तो इंडिया में एक कंपनी है हैदराबाद में जिसका नाम है ग्रीन रोबोट, ग्रीन रोबोटिक्स। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तो इन्होंने एक इंद्रजाल नाम का एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, ठीक है, और ये काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी अच्छा एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उस पे उसको जो है डिटेक्ट कर सकता है या उसको जो है मॉनिटर कर सकता है, ठीक है, एक सिस्टम। और इसमें जो है आप डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस बेसिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे यूएवीज हों, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हों, या फिर आरसीएस हों, रिमोट कंट्रोल सिस्टम जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। देन देर इज़ यू कैन से इनकमिंग कोई वेपन हो या लो रेडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट्स हों, उन सबको ये मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स वगैरह है उसमें काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन आपको ये प्रोवाइड करवा सकता है। इसका नाम है इंद्रजाल, ठीक है, क्योंकि इसमें रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस है, डिसेंट्रलाइज है, मोबाइल है, इसके बाद इसमें इंटेलिजेंट मेश्ड वर्क है, और इसके अलावा इसमें ये भी है कि आज के टाइम के जो प्रेजेंट जो वेपन्स हैं उन सबको ये इंटीग्रेट कर सकता है, ठीक है। और इसमें 9-10 टेक्नोलॉजीज को मिला के ये एक पूरा सिस्टम बनाया गया है और पूरा का पूरा ऑटोनॉमस है, खुद ही ट्रैक करता है और खुद ही किल कर देता है। सो इट इज़ जस्ट लाइक प्लग एंड प्ले वाली ऑप्शन आपके पास रहती है इसमें। इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनली भी एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत सारे हैं, जैसे कि रफ़ाल एक कंपनी है। अब ये रफ़ाल जेट्स वाली कंपनी नहीं है, इजरायली कंपनी है जिसने आयरन डोम बनाया है।
आयरन डोम तो आपने सबने सुना ही होगा, ठीक है। उसी कंपनी ने एक ड्रोन डोन नाम का सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे आयरन डोम इनकमिंग मिसाइल्स को शूट डाउन कर देता है, वैसे ही ये जो ड्रोन डोम है इनकमिंग ड्रोन्स को जो है डिटेक्ट भी कर लेता है और इंटरसेप्ट भी कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यूएस में एक फोर्टम टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ड्रोन हंटर बनाया है, ठीक है। और उसके बाद ड्रोन हंटर जो है एक नेट गन होती है, उसमें एक नेट लगा होता है जो ड्रोन को जो है, जो इनकमिंग ड्रोन है उसके ऊपर एक जाल फेंक देता है और उस जाल में वो ड्रोन फंस जाता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है। एंड यू कैन एक्चुअली यू कैन ना ट्रेस बैक फिर कि क्या होगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक ड्रोन शील्ड नाम की कंपनी है, उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स गन्स बनाई गई हैं कि जिसमें आप एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन गन्स के थ्रू आप सॉफ्ट किल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनमें से पावरफुल ईएम वेव्स निकलती हैं जो उस ड्रोन की जो सर्किटरी है उसको फेल कर देती है। अब इन गन्स का लिमिटेशन क्या है कि जब तक ड्रोन आपकी विजुअल लाइन ऑफ साइट में नहीं है, ठीक है, और गन की रेंज में नहीं है, यू कैन नॉट शूट इट डाउन। बट हार्ड किल वाले जो ये सिस्टम्स हैं ये एक्चुअली खुद ही डिटेक्ट करके, और इनकी रेंज काफ़ी अच्छी होती है, डिटेक्ट करके ये आपको काउंटर मेजर्स प्रोवाइड करवा सकता है। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड लाइक यू टू पे रियली गुड अटेंशन। तो यहाँ पे आरबीआई ने फाइनली जो है डिक्लेयर कर दिया है। अब आपको पता है आरबीआई की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, तो आरबीआई ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है, या ऑफिशियली तो नहीं बट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आरबीआई जो अपनी अल्ट्रा अकोमोडेटिव स्टांस है, ठीक है, अल्ट्रा अकोमोडेटिव स्टांस, इसको जो है धीरे धीरे हटाने वाला, इस स्टांस से बाहर आके वो एक न्यूट्रल या कंजर्वेटिव स्टांस की तरफ जाने वाला है। मोस्ट लाइकली न्यूट्रल की तरफ ही रहेगा, कंजर्वेटिव नहीं जाएगा अनटिल और अनलेस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई ना हो। ऑलराइट, चलिए तो अब बात करते हैं ये है क्या। सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है एमपीसी की। तो व्हाट इज एमपीसी? तो एमपीसी जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। तो अब ये क्या होती है? तो बेसिकली इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 5, जिनमें से स्प्लिट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। 2 आते हैं आरबीआई से, जो आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो ही नॉमिनेट करते हैं, या आप कह लीजिए सिलेक्ट करते हैं। कौन सिलेक्ट करते हैं? आरबीआई के गवर्नर। 3 आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 3 आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करती है। तो यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितने हो गए हैं आपके? 6 मेंबर्स, ठीक है। अब ये मेंबर्स डिसाइड करते हैं क्या? इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ मनी या फिर लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, कि मार्केट में कितना कैश जो है एट अ टाइम अवेलेबल रहेगा, कितना पैसा लोगों के साथ अवेलेबल रहेगा, उस चीज़ को जो डिसाइड करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेरोगेटिव होती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का प्रेरोगेटिव होती है। ये आरबीआई अपनी मर्जी से बनाती है, लेकिन आरबीआई माइंड में क्या रखती है? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको माइंड में रख के फिस्कल पॉलिसी बनाती है ना। तो आरबीआई माइंड क्या माइंड में रख के मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है? तो आरबीआई पहले तो अपनी मर्जी से बनाती थी, लेकिन 2016 में एक अग्रीमेंट हुआ था, आरबीआई एक्ट में भी अमेंडमेंट हुई, तो उसके बाद ये इन्फ्लेशन को माइंड में रख के मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। इनका पहला टारगेट रहता है इन्फ्लेशन, कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई तो हम अकॉर्डिंगली मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से चेंज करेंगे कि हमने इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होने देनी है। तो क्या टारगेट है फिर मॉनेटरी पॉलिसी का? तो इनका मीडियम टर्म जो टारगेट है
वो है 4%, सॉरी, हाँ 4%, ठीक है, ±2%। मतलब ना तो 6% से ज़्यादा होने देनी है इन्फ्लेशन, ना 2% से कम होने देनी है इन्फ्लेशन। तो अब आप कहेंगे सर इन्फ्लेशन तो महंगाई होती है, और महंगाई जितनी कम हो उतनी अच्छा, तो 0% पे क्यों ना ले आए? 0% पे लाते ही आपकी ग्रोथ जो है वो डेड हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ी महंगाई होनी चाहिए। तो ये 4% जो है आरबीआई ने माना है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि 4% भी अच्छी होती है। ऑल दो कुछ कंजर्वेटिव एक्सपर्ट्स हैं वो कहेंगे नहीं नहीं 2% ही अच्छी होती है, 4% पे तो नुकसान होता है। बट अगर आपको थोड़ी सी स्पीड चाहिए तो आपको थोड़ा सा जो है पंप ज़्यादा करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई 4% का जो है आरबीआई ने टारगेट रखा हुआ है इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ऑलराइट, तो अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो, अब मैं आपको बताता हूँ स्टांस। तो मॉनेटरी पॉलिसी में, सॉरी, स्टांसेस कौन कौन से होते हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो स्टांसेस होते हैं वो होते हैं अकोमोडेटिव, ठीक है, न्यूट्रल एंड कंजर्वेटिव। अब अकोमोडेटिव में लिक्विडिटी एक्सेस रहती है, मतलब आपको आराम से मिल जाती है। न्यूट्रल में ना तो एक्सेस रहती है ना ही डेफिसिट रहती है, मतलब आपको ठीक है एज पर रिक्वायरमेंट जो है समहाउ यू मैनेज। कंजर्वेटिव में लिक्विडिटी जो है वो हो जाती है कम, लिक्विडिटी या कैश जो है वो लो हो जाती है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब लिक्विडिटी आप मार्केट में से खींच लेंगे तो उससे जो है डिमांड डाउन आ जाएगी, डिमांड डाउन आएगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएंगे। तो अगर आपको जो है किसी ग्रोथ इंक्रीज करनी है तो आप अकोमोडेटिव स्टांस जो है वो अपनाते हैं। क्योंकि अभी देखिए पिछले साल पेंडेमिक आया था, पेंडेमिक आया तो सब कुछ एकदम ठप हो गया, ठप हो गया तो अब उसको चलाने के लिए आपको कंजम्पशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब सब कुछ बंद पड़ा है तो कंजम्पशन कैसे इंक्रीज की जाए? तो आरबीआई ने मार्केट में पैसा ज़्यादा रिलीज किया, बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा दिया। अब बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो लोन सस्ते करके दे देंगे, क्योंकि उनके पास भी पैसा जो पड़ा पड़ा है वो बेकार ही जाएगा। तो इसीलिए वो लोन सस्ते करके दे देंगे। लोन सस्ते होंगे तो आप लेने जाएंगे और लोन लेके आप कोई ना कोई खर्चा मार्केट में करेंगे। मार्केट में खर्चा करेंगे तो मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी, और वहां से हमारी इकोनॉमी जो है उसको एक पुश स्टार्ट मिल जाएगी। अब ये पुश स्टार्ट मिलके जब इकोनॉमी चल पड़ी है तो डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इतना बढ़ गई कि सप्लाई मैच नहीं कर पा रही है, तो अब इन्फ्लेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों बहुत क्रूशियल हैं। ऑलराइट, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। तो अगर, सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई, ऑलराइट, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। अगर ये दोनों बैलेंस रहते हैं तो प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो प्राइसेस भी अप जाते हैं, प्राइस भी अप जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है, सप्लाई स्टेबल रहती है तो प्राइस डाउन जाएगा। अगर डिमांड ना तो अप हो गई, डिमांड स्टेबल है, सप्लाई डिक्रीज हो गई, तब भी प्राइस अप जाएंगे। अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड स्टेबल है तो प्राइस डाउन आएंगे। तो ये सिंपल सिंपल इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है ना। लोग ज्यादा वो, क्या एक हिंदी में मुहावरा है ना, एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार के पीछे लोग, बहुत सारे लोग जो है वो बीमार हो जाते हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो ऐसे में अनार की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब वही अनार कोई भी ना खरीदना चाहता हो तो दुकानदार उसको ऑटोमेटिकली सस्ता करके ले जाएगा, भाई कोई तो ले जाओ, मेरे पास तो वेस्ट ही पड़ा है। तो दिस इज व्हाट इज एन अकोमोडेटिव स्टांस, दिस इज व्हाट इज अ न्यूट्रल एंड कंजर्वेटिव स्टांस। तो कंजर्वेटिव स्टांस में क्या होगा? अब ये चेंज कैसे किए जाते हैं, सॉरी जस्ट,
अब ये स्टांस जो हैं ये चेंज कैसे किए जाते हैं वो देखिए आप। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो आरबीआई कंजर्वेटिव स्टांस लेती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, मार्केट से पैसा खींच लेगी और उसके लिए वो क्या करेगी, वो रिवर्स रेपो जो होती है रेट, जिसको आरआरआर बोलते हैं, वो इंक्रीज कर देगी। अब बैंक जो है जब आरबीआई के पास पैसा रखेंगे तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो अपना फालतू पैसा जो है आरबीआई में डालना शुरू कर देते हैं, तो उससे पैसा जो है मार्केट में से चला गया। बैंक लोन तो दे नहीं रहा है, लोन नहीं दे रहा है तो किसी को लोन मिल नहीं रहा है, तो एक्सपेंशन नहीं हो रही है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो प्राइसेस डाउन आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है। इन्फ्लेशन जब डाउन होती है तो आरबीआई अकोमोडेटिव स्टांस अपनाता है। तो इसमें रिवर्स रेपो रेट जो है वो डिक्रीज कर दी जाती है। रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर दी जाएगी तो आरबीआई बैंक्स जो हैं वो अपना पैसा अपने पास ही रखेंगे, आरबीआई के पास नहीं देंगे। अब वो अपना पास भी रख के क्या करेंगे, तो इन दैट केस वो बैंक्स आगे लोन देंगे, ठीक है। तो यही जो है ये सारा, ये रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर, रेपो रेट, ठीक है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। और इसके अलावा आपकी एक और होती है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये कुछ जो रेट्स हैं ये सब के सब जो हैं कंपोनेंट्स हैं किसके, ये कंपोनेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली इनके अकॉर्डिंगली किया जाता है। जैसे कभी कभी रेट नहीं इंक्रीज करने हैं तो आरबीआई एसएलआर कम कर देगी। एसएलआर वो पैसा होता है जो हमेशा लिक्विडिटी में मेंटेन करके रखना होता है बैंक्स को, ठीक है। तो आरबीआई वो जो है कम कर देगी या ज़्यादा कर देगी कि आप इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी में, ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो मतलब ज़्यादा लोन्स, आपने रेट भी नहीं चेंज किया, आपने लोन्स भी, तो वो न्यूट्रल स्टांस के अराउंड होता है। ऐसी कैश रिजर्व जो पैसा मतलब बैंक्स को आरबीआई की तरफ से मैंडेटेड होता है कि इतना पैसा आपने हमेशा लिक्विडिटी की फॉर्म में अपने पास रखना ही रखना है। ये सब इसलिए किया जाता है कि कल को आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलो कि जितने डिपॉजिटर्स हैं सबके सब एक साथ पैसा मांगने आ गए, तो ऐसा ना हो बैंक कह दे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, आधों को दे दे आधिया को नहीं दिया, तो इन डैट केस भी इकोनॉमी हिल सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसीलिए की जाती हैं, ठीक है। तो उसमें सीआरआर कम कर देगी, तो सीआरआर कम कर देगी तो फिर अगेन आपके पास लिक्विडिटी फ्री हो गई। पहले तो आपको रिजर्व करके रखनी पड़ी थी, ठीक है, ब्लॉक करके रखनी पड़ती थी लिक्विडिटी, अब आपके पास थोड़ी फ्री हो गई है। जैसे पहले 4% थी, अभी 3.5% कर दिया, तो आपके पास 0.5% एक्स्ट्रा मनी है जो वो पड़ा है। अब वो बैंक्स आगे क्या करेगा, वो आगे दोबारा डिस्ट्रीब्यूट ही करेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो उससे क्या होगा, अगेन इन्वेस्टमेंट, अगेन कंजम्पशन, अगेन डिमांड, अगेन यू पुश द इकोनॉमी टू अ जंप स्टार्ट, ठीक है। ऐसे ही जैसे लास्ट ईयर पेंडेमिक में तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट दिया था। तो ये हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट जो है ये काइंड ऑफ ऐसा है कि आप बस हेलीकॉप्टर से आए, लोगों के घरों पे एक एक बोरी जो है पैसा भर के फेंक के चले गए, तो उससे क्या होगा, लोग के पास पैसा आ जाएगा। और वो ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं होता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ टर्म दैट इज डिवाइस, क्योंकि वो पैसा कुछ इस तरह से गवर्नमेंट बांट देती है कि आप आगे इसको खर्च कीजिए, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक बार किया था उन्होंने, तो अपने कंट्री को रिसेशन से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हर एक के अकाउंट में 1500 डाल दिए, और फिर ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसे जो है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर डाल दिए थे उसमें, ठीक है, हर एक सिटीजन के अकाउंट में, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसे प्लीज़ और प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन गुड्स पे जो है वो खर्चें, ताकि उससे जितने भी ऑस्ट्रेलिया में जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाए। डिमांड इंक्रीज होगी तो जॉब्स इंक्रीज होंगी, क्योंकि कंपनी को एक्सपैंड करना पड़ेगा। जॉब्स इंक्रीज होंगी तो आगे जो है कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो आगे अच्छी सैलरीज भी देगी, जिससे आपकी इकोनॉमी को एक पुश स्टार्ट मिल जाएगा। तो एक बार ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से ऐसे बचा लिया था, ठीक है। अब इसका बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है, इंडिया में क्यों नहीं ऐसा किया जाता, क्योंकि अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट सबको लेट्स से $1500 दे देती है,
ठीक है, ऑल दो हम डॉलर नहीं देंगे, हम रुपीज़ देंगे, और 1500 रुपये में कुछ खास अमाउंट नहीं है। लेट्स सपोज कि 10-10 हज़ार रुपये भी अगर अमाउंट दे देते हैं, तो वो अगर उससे आप नाइकी के शूज़ खरीद रहे हो या एडिडास के शूज़ खरीद रहे हो, तो वो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो वो तो सारा पैसा बाहर जाएगा। आपको कोक या नो आप फॉरेन प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, तो वो सारा पैसा बाहर चला जाएगा, तो आपकी इकोनॉमी उल्टा और ज़्यादा रिसेशन में जा सकती है। इसलिए ऐसा कंसेप्ट जो है इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो एक बहुत ही कैलिब्रेटेड और कैलकुलेटिव अप्रोच जो है वो अपनाई जाती है, बिकॉज इकोनॉमी में एक छोटी सी गलती जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। अगेन, अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। आपके पास कोई सजेशन है, अगेन वी वेलकम ऑल द सजेशंस, यू मस्ट टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा कोई डेडिकेटेड टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, अगेन यू मस्ट टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप टू गेट इन टू टच विद द लेटेस्ट कंटेंट। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन, सी यू एंड जय हिंद, जय भारत।